नमस्कार साथियों, डिलीवर लॉ में आपका स्वागत है। सिविल जजमेंट को लेकर ये क्लास में स्पेशल ले रहा हूँ। एक जजमेंट जो मेंस के ग्रुप में कई बच्चों ने मुझे पर्सनली भी मैसेज किया था कि एक जजमेंट है किसी टेस्ट सीरीज का और इसमें बहुत दिक्कत आ रही है, रेंट कंट्रोल का है। मैं एक बार प्रॉब्लम आपके सामने शेयर कर देता हूँ कि ऐसी कोई प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। बाकी मैं फैक्ट आपको बताऊँगा तो आपको जजमेंट याद आ जाएगा मेंस ग्रुप वालों को कि क्या था जजमेंट। एक कोई गाकर वाली गांव है, सिविल जजमेंट है हमारा, हम इसके फैक्ट पे चर्चा कर रहे हैं। एक कोई गांव है, ABC जो भी गांव का नाम है, उस गांव के अंदर क्या होता है, अजमेर में स्थित वो गांव है, वहां एक व्यक्ति है श्री राम नाम का। ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जिसका नाम है श्याम, उसको 2000 रुपये में कोई मकान किराए पे देता है। 2000 रुपये प्रति मंथ क्या दिया, मकान दिया रेंट पर। और एक तारीख दे रखी है 17/12/2011। इसको एक नोटिस दिया, नोटिस TPA सेक्शन 106 का था और कह दिया कि ये लीज में समाप्त कर रहा हूँ, जो किराएदारी चल रही थी और मुझे पजेशन चाहिए। तो लीज को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया और पजेशन के लिए वाद दायर किया कि मुझे पजेशन दिलाओ। रिटर्न स्टेटमेंट आया किसकी तरफ से, श्याम की तरफ से। और श्याम ने 2-3 चीज़ें कही। पहला कि ये राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का मामला है, तो सिविल न्यायालय को अधिकारिता नहीं है, तो सिविल कोर्ट ज्यूरिडिक्शन नहीं रखता इस पर। तो इस मामले को प्रारंभिक विवादक बनाओ अधिकारिता का और इसको मामले को खारिज कीजिए। दूसरा वो आपत्ति उठाता है कि 12/3/2009 को हमारे बीच में सेल एग्रीमेंट हुआ। क्या हुआ, सेल एग्रीमेंट हुआ। किसको लेकर, मकान को लेकर। जिस हाउस की आप बात कर रहे हो उस हाउस को लेकर हमारे बीच में एक सेल एग्रीमेंट हुआ, उसके द्वारा मैंने ये मकान खरीद लिया है। तो किसके पास आ गई, श्याम ने ये मकान खरीद लिया है और कह रहा है एक बिग अमाउंट मैंने इसके लिए पे किया है। देखो उसने बड़ा अमाउंट क्यों लिखा, यहां पर कोई 5 लाख 7 लाख 10 लाख या विक्रय करार में 10 लाख की बात हुई थी, 7 लाख उसने दे चुका था, वो ऐसा लिख सकता था। पर यहां पर एक बड़ा अमाउंट दिया है, इतनी बात कहकर छोड़ दी। और वो कह रहा है कि अब हमारे मकान मालिक और किराएदार के संबंध समाप्त हो चुके हैं। मकान मालिक और किराएदार के संबंध समाप्त हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। और वो भागिक पालन में कब्जा बनाए हुए हैं। यहां लिख दूं पजेशन किस लिए उसके पास, पार्ट परफॉर्मेंस में, पार्ट परफॉर्मेंस में वो कब्जा बनाए हुए हैं, ठीक है। यहां तक बात हो गई। वापस मिस्टर राम क्या करते हैं, ऑर्डर 8 रूल 9 में एक रिप्लाई फाइल करते हैं जिसे जवाबुल जवाब कहा जाता है कोर्ट की भाषा में, और कहता है कि सिविल न्यायालय को ज्यूरिडिक्शन है और ये सिविल कोर्ट के द्वारा ये केस मेंटेनेबल है। और दूसरा कि इस व्यक्ति ने जुलाई 2011 तक किराया दिया था, जुलाई 2011 तक रेंट पे किया है, रेंट पे किया है। और विक्रय करार सेग एग्रीमेंट नॉन रजिस्टर्ड है, तो एविडेंस में इसको नहीं ले सकते। ये फैक्ट है जो आपको उस प्रॉब्लम को पढ़ने से मोटी मोटी चीजें पता लगेगी कि ये चीजें हैं। सबसे पहले
कोई भी सिविल जजमेंट करते हैं, न्यायालय की अधिकारिता की बात करें तो यहाँ कोई पैसे का मैटर नहीं है कि सेल एग्रीमेंट है उसको एग्जीक्यूट करवाने का मैटर है। यहाँ रेंट पे नहीं किया तो वो एविक्शन करना चाह रहा है, TPA 106 का नोटिस दे दिया और मुझे कब्जा दिलाइए। तो सिविल कोर्ट को अधिकारिता है, नाम लिख दूं, क्या लिखेंगे? सिविल न्यायालय, सिविल कोर्ट अजमेर, ठीक है। सेशन खंड अगर कोई प्रॉपर जैसे नसीराबाद में होता है तो वहां कोष्टक में अजमेर और लिख दे साथ में, ठीक है, कि इस सेशन खंड में है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ABC जो भी आप लिखो, पीछे उसका डेजिग्नेशन RJF लगा दिया। सिविल ओरिजिनल केफ नंबर जो भी आप लिख रहे हो 0101 2012 का ये केस है क्या? 11 का है, 11-12 का है, जो देख लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। वादी परिवादी सिविल मामला है तो मिस्टर राम, ठीक है, और वर्सेज मिस्टर श्याम। बाकी इनकी जो भी आप जानकारी, नाम, उम्र, निवासी, ये लिखते रहना, पिताजी के नाम, उम्र, निवासी, इन चीज़ों पे हमें नहीं जाना। मैं स्टेप की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप, दूसरा स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप हो गया। 5 वाद किसके लिए है? वाद अंतर्गत किसके लिए आया है? कब्जा प्राप्ति और क्या था मामला? एविक्शन का था। तो किराएदारी समाप्ति और कब्जा प्राप्ति या वाद अंतर्गत पट्टा का पर्यवसान और कब्जा प्राप्ति के लिए दाखिल किया गया, यहां पर पॉइंट बनाकर लिख दे। उसके बाद कौन प्रेजेंस दे रहा है, यहां पर नेक्स्ट पॉइंट होगा 6 नंबर पे, प्रेजेंस एडवोकेट जो भी है, यहां पर आप 1 और 2 दोनों पार्टियों के अपने अपने लिख दें और पीछे विद्वान अधिवक्ता लिख दें। ये फॉर्मेलिटी वाला पार्ट था। यहां से जज को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपने क्या लिखा क्या नहीं लिखा। अब जजमेंट वाला प्रोसेस शुरू हो जाता है। जजमेंट के साथ यहां पर आप डेट डाल दें जजमेंट की। फर्स्ट, प्लेंट में क्या आया उसके ब्रीफ फैक्ट। अगर आपके पास मेंस के एग्जाम में टाइम नहीं है तो एज पर क्वेश्चन कर कर निकल लें, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप सोच रहे हो कि कोई बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, क्या करेगा? प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट आपने एज पर क्वेश्चन लिख के छोड़ दिए, 1 नंबर काट लेगा। कम से कम आपने 5-7 मिनट बचाए हैं, उससे आप जजमेंट कंप्लीट कर सकते हो। तो 1 नंबर काटने में हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं है, बजाय इसके कि हमने जजमेंट पूरा नहीं किया। आपके पास टाइम है तो 2-2, 3-3 लाइन में आप फैक्ट लिख दें कि प्लेंट में क्या कहा, रिटर्न स्टेटमेंट में कि ब्रीफ फैक्ट क्या थे, जो भी थे आप उसको मेंशन कर दें। फिर क्या लिखोगे? बोथ पार्टीज को हियर किया या उभय पक्षों को सुना, हिंदी में कहें तो उभय पक्षों को सुना गया। दस्तावेज जो वाद पत्र और लिखित कथन के साथ पेश किए थे उनको देखा। परिप्रश्नों के जवाब, पक्षकारों की स्वीकृतियां, ये चीजें लिखो। परिप्रश्नों के जवाब देखो, पहले क्या आता है? वाद पत्र, लिखित कथन, उनके साथ दस्तावेज, दस्तावेज के साथ परिप्रश्नों के जवाब, इंट्रोगेटरीज के जवाब और स्वीकृतियों पर विचार करने के पश्चात न्यायालय निम्न विवादक विरचित करना निम्न विवादक विरचित किए गए, ऐसे कर लो, न्यायालय द्वारा निम्न विवादक विरचित किए गए के पश्चात न्यायालय द्वारा को भी हटा देना, क्योंकि आप खुद न्यायालय हैं, आप यह ना लिखें।
तो निम्न विवादक विरचित किए गए। किन किन चीजों पर हमने विचार किया? पहले हमने देखा था रिटर्न स्टेटमेंट, उसके बाद प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट, उनके साथ पेश किए गए जो भी डॉक्यूमेंट थे, इंट्रोगेटरीज के रिप्लाई क्या है, एडमिशन क्या क्या किया, उन सब पर विचार करने के पश्चात और दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात न्यायालय निम्न विवादक विरचित करना पाता है। विवादक होगा क्या, क्या क्या इशू बनाओगे? इशू में ये देखो कि कौन कौन से फैक्ट तो अनडिस्प्यूटेड है जिस पर हमें इशू नहीं बनाना है। जैसे सबसे पहले कि पहला आप प्रारंभिक विवादक लॉ का बनाओगे, और लॉ का एक विवादक है कि इसने लिमिटेशन को लेकर तो नहीं पर इसने अधिकारिता को लेकर सवाल उठाया है। तो पहला विवादक होगा क्या उक्त वाद को सुनने की सिविल न्यायालय को अधिकारिता प्राप्त है। को सिविल न्यायालय की, या क्या सिविल न्यायालय को उक्त वाद को सुनने की अधिकारिता प्राप्त है, ऐसे कर लेना, अच्छा लैंग्वेज हो जाएगा। क्या सिविल न्यायालय को तो हमारा विवादक दोबारा लिख देता हूं, क्या सिविल न्यायालय को उक्त वाद को सुनने की अधिकारिता प्राप्त है। अच्छा, अधिकारिता के संबंध में, लिमिटेशन के संबंध में, या कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ है या लॉ का कोई इशू बना रहे हो तो वो उसका भार हमेशा प्रतिवादी पर डाले, क्योंकि प्रतिवादी ही उस पर ऑब्जेक्शन करता है। तो प्रतिवादी पे भार डाले कि आप साबित करो कि क्या सुनने को न्यायालय को अधिकारिता प्राप्त नहीं है, प्राप्त है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? देखो, विक्रय करार को एडमिट किया है, दोनों पक्षों ने क्या कहा है? विक्रय करार को एडमिट किया है। कैसे किया? उसने कहा विक्रय करार सेल एग्रीमेंट हमारे बीच हुआ था, और दूसरा पक्षकार क्या कह रहा था? चलो पहले एक बार प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आए। देखो ये क्या कह रहा है यहां से, अब प्रॉब्लम को एज पर आपने लिख लिया, दो मिनट में आपने उसके फैक्ट बना लिए क्या क्या है। पहली बात, गांव का मामला है, 2000 रुपए में रेंट पे बिल्डिंग दी है और इसने 106 टीपीए का नोटिस दिया। ठीक है, दूसरा, या राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत मामला आता है या नहीं आता है, उसकी अधिकारिता को लेकर विवाद किया। सेल एग्रीमेंट का इसने कथन किया, सामने वाले पक्षकार ने भी, जो मिस्टर राम थे, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि सेल एग्रीमेंट था पर अनरजिस्टर्ड था। मतलब उन्होंने एडमिट तो किया सेल एग्रीमेंट हुआ था उनके बीच में, पर वो अनरजिस्टर्ड था। ठीक है, दूसरा, क्या मकान मालिक और किराएदार के संबंध का मामला है, तो ये जब हम चीजें क्लियर कर देंगे कि सेल एग्रीमेंट हुआ था या सेल एग्रीमेंट नहीं हुआ था, किराएदारी चल रही थी या नहीं चल रही थी, तो वहां ये क्वेश्चन अपने आप डिसाइड हो जाएगा, मालिक और किराएदार के संबंध। इसने सेल एग्रीमेंट की चर्चा तो की, पर यहां बिग अमाउंट की चर्चा की इसने अभिवचनों में। आप जानते हो प्लीडिंग में सारी चीजें स्पष्ट रूप से बतानी होती है। जब आप कह रहे हो कि आपके बीच में सेल एग्रीमेंट हुआ था, आपने एक बड़ा अमाउंट पे किया था, तो क्यों नहीं आपने अमाउंट बताया? और अमाउंट पे किया था तो आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन के लिए क्या नोटिस दिया है? आप देखो इनको फैक्ट को, ये बिग अमाउंट क्यों लिखा? क्या एग्जामिनर या जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला पर्सन है वो यहाँ पर 5 लाख रुपए नहीं लिख सकता था क्या? उसने बिग अमाउंट लिखकर कहीं ना कहीं एक लूप होल छोड़ा है कि आप इसको प्रोसिक्यूशन के पक्ष में या प्लेंट लेके आया है वो उस व्यक्ति के पक्ष में डिसाइड करो इस मामले को। दूसरा, वो क्या, उसने पार्ट परफॉर्मेंस में पोजीशन होने का दावा किया है, बट उसने कभी उस सेल एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए क्या नोटिस दिया है? नोटिस देता तो वो यहां पर रिटर्न स्टेटमेंट में चर्चा करता कि जो सेल एग्रीमेंट हुआ था उसके लिए मैंने नोटिस दिया था श्री राम जी को कि आप आकर और रजिस्टर कराओ ये मकान हमारे नाम पे। तो देखो उसने पूरा
बिग अमाउंट कह के छोड़ दिया, अमाउंट नहीं बताया। सेल एग्रीमेंट के बाद कोई नोटिस इशू नहीं किया, बिग अमाउंट के साथ अमाउंट नहीं बताया। कहीं ना कहीं वो चाह रहा है कि श्री राम के एविडेंस को कमजोर रखे। उसके बाद आप देखोगे तो इसने रेंट भी पे किया है। यहां पर जो फैक्ट निकल के आ रहा है कि जुलाई 2011 तक रेंट पे कर रहा था, जबकि एग्रीमेंट कब का है? एग्रीमेंट तो 2009 का है। अगर एग्रीमेंट के पार्ट परफॉर्मेंस में वो पोजीशन रखे हुए था तो वो 2011 तक रेंट क्यों पे कर रहा था? जुलाई 2011 तक उसने रेंट क्यों पे किया? क्योंकि 2009 के जिस एग्रीमेंट के आधार पर वो पार्ट परफॉर्मेंस में पोजीशन का दावा कर रहा है, तो फिर भाई आप रेंट क्यों पे कर रहे हो? तो कहीं ना कहीं ये रिटर्न स्टेटमेंट में 2-3 कमजोरियां छोड़ के आया है, और ये कमजोरियां इसलिए छोड़ी है कि एग्जामिनर चाहता है कि आपका मामला कहीं ना कहीं श्री मिस्टर राम के पक्ष में जो वाद लेके आए उनके पक्ष में डिसाइड हो। ये इसलिए लूप होल छोड़ते हैं। तो आप प्रॉब्लम देख के समझे कि कहां डिसाइड करना है। 4 चीजें, अधिकारिता का मामला पहला क्वेश्चन होगा, डिसाइड कर देंगे। दूसरा, एग्रीमेंट कितनी मनी पे की, कोई सबूत नहीं है। पार्ट परफॉर्मेंस में तो थे आप, मान लिया, तो आप रेंट क्यों पे कर रहे थे? क्योंकि आपने जुलाई 2011 तक रेंट पे किया, और रेंट के लिए हम कोई भी बिल वगैरह दिखा देंगे कि ये रसीद वगैरह हमने रेंट की दी है। तो देखो यहां से हमारे पास एक सबूत हो गया कि रेंट पे कर रहा था। पार्ट परफॉर्मेंस में तो 2009 से जब मामला आपके पास था तो आप डिसाइड कर सकते थे, आप नोटिस दे सकते थे। 2009 में आपने बड़ा अमाउंट दिया, तो आपने क्यों नहीं सामने वाले व्यक्ति को, मिस्टर राम को बोला कि आप मकान हमारे नाम कराइए और रिमेनिंग पेमेंट लीजिए? और फिर आप पार्ट परफॉर्मेंस में कब्जा बनाए हुए थे तो रेंट क्यों पे कर रहे थे? तो कहीं ऐसे क्वेश्चन हैं जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मिस्टर श्याम फॉल्ट है इस पूरे मामले में। अब पहला क्वेश्चन हमने बना दिया अधिकारिता का। दूसरा, क्या टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 106 का वैध नोटिस की अनुपालना में किराएदारी समाप्त हो गई है। मैं ऊपर से जैसा जैसा क्वेश्चन पहले, सबसे पहले अधिकारिता का मामला था। दूसरा कि ये नोटिस दिया, इस नोटिस पे उसने किसी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई। उसने कहा अधिकारिता नहीं है, मतलब रेंट कंट्रोल में जाता है तो ये नोटिस अपने आप ही इनवैलिड हो गया। पर अगर रेंट कंट्रोल का मामला नहीं है और ये टीपी एक्ट का मामला है, तो क्या टीपी एक्ट के सेक्शन 106 का जो नोटिस दिया उसकी अनुपालना में किराएदारी की समाप्ति हो गई है? कि किराएदारी समाप्त हो गई है, किराएदारी समाप्त हो गई है। थर्ड क्वेश्चन क्या होना चाहिए? क्या, पहले मैं वादी के ले रहा हूं सारे की, जो वाद लेके आया उसके, क्या जुलाई 2011 तक मिस्टर श्याम के द्वारा किराए का भुगतान किया गया? और क्या आपत्ति है? क्या विक्रय करार की अनुपालना में मिस्टर श्याम मकान पर
मालिक होने के नाते भागिक पालन में कब्जा बनाए हुए हैं, जिसके कारण मकान मालिक और किराएदार का संबंध समाप्त हो गया है, ये किस पर डालेंगे हम? प्रतिवादी पर। अच्छा, ये भुगतान किया, ये किस पर? वादी। ये भी वादी पर होगा क्योंकि उसी ने नोटिस दिया है। और कोई है क्या? एक पांचवा और बना सकते हो आप कि विक्रय करार अस्टांपित होने के कारण साक्ष्य में ग्राही है। पांचवा इशू क्या बनेगा कि विक्रय करार, क्योंकि ये एक ही लाइन का इशू है, इसको डिस्पोज ऑफ करने में दिक्कत नहीं आएगी, तो बना लो विक्रय करार अस्टांपित होने के कारण साक्ष्य में अग्राह्य है। अन्य अनुतोष, काफी ज्यादा इशू बने हैं और आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा कि सिविल मामले में बहुत ज्यादा इशू बन रहे होंगे। चीजों को एक साथ कंक्लूड करें। कौन सा इशू एक साथ हो सकता है? देखो, यहां पर एक इशू इसी में ऐड किया जा सकता है कि क्या चलो ये अलग अलग ही रहने दो, इशू एक साथ कंक्लूड करने में दिक्कत आएगी। हमने 5 इशू बनाए हैं और छठा अन्य कोई रिलीफ। एक एक इशू पर कोर्ट का कंक्लूजन क्या होगा उस पर चर्चा करते हैं। एविडेंस वगैरह आप पेश कर दोगे कि यहां पर आपको क्या लिखना होगा कि उक्त विवादकों के संबंध में वादी ने PW1 या दस्तावेज P1 जो आपने एविडेंस पेश किया वो सारी चीजें यहां लिख दोगे। ऐसे ही क्या लिख दोगे? डिफेंस ने, प्रतिवादी ने क्या क्या पेश किया, तो DW1 D1 जो भी डॉक्यूमेंट है उनको आप लिखते चले जाओगे। दोनों पक्षों की बहस सुनोगे और बहस सुनने के बाद प्रत्येक विवादक पर निष्कर्ष। बहस सुनने के बाद प्रत्येक विवादक पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है। न्यायालय का कंक्लूजन या निष्कर्ष निम्न प्रकार है। एक एक इशू पर चर्चा करता हूं और मैं यहीं पे बताता हूं आपको क्या लिखना है। पहला इशू जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि क्या न्यायालय को अधिकारिता है। देखो, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट की अधिकारिता आप चेक करोगे तो शुद्ध लिखा हुआ है धारा 1 में कि केवल जिला मुख्यालय पर और ऐसे नगर पालिका क्षेत्रों को जिन्होंने जिसको राज्य सरकार ने क्या किया है, नोटिफाई किया है कि वहां राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होगा। तो क्या ये जिले का मामला था? मैंने पहला ही शब्द लिखा था, ये गांव के अंदर का मामला था। तो गांव पे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट की अधिकारिता नहीं है, इसलिए उपरोक्त किराएदारी को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के पट्टे के प्रोविजन के अनुसार डील किया जाएगा और सिविल न्यायालय को पट्टे के संबंध में मामलों को सुनने की अधिकारिता प्राप्त है। इसलिए उपरोक्त मामला सिविल न्यायालय के द्वारा सुना जा सकता है। समझ में आ गया रेंट कंट्रोल एक्ट को क्यों नहीं है? क्योंकि वो जिला मुख्यालय और बड़े शहरों पे लागू होता है, जो म्युनिसिपल, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद पे। और ये गांव का मामला है, गांव में कोई बिल्डिंग किराए पे दी गई थी, तो यहाँ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट को तो अधिकारिता है नहीं, उसको नहीं है। तो लीज के प्रोविजन यहाँ पर किराएदारी को एज इट इज लागू होंगे और 106 में आप मंथ बाय मंथ आपने किराए पे दे रखा है, तो आप 15 दिन पहले का रिटर्न नोटिस देकर
106 में जो नोटिस देते हो वो नोटिस देकर किराएदारी को समाप्त कर सकते हो। 15 दिन पहले आपका नोटिस दिया जाना चाहिए था और ऐसा नोटिस गया है और सामने वाले व्यक्ति ने कोई आपत्ति नहीं की है। ठीक है, तो पहला मामला तो न्यायालय को अधिकारिता है, यह साबित होता है, इसमें कोई इश्यू वाली बात है नहीं। दूसरा, क्या टीपीए 106 के वैध नोटिस की अनुपालना में किराएदारी समाप्त हो जाएगी, इसको बाद में डिसाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो किराएदारी थी या नहीं थी, पहले वो चीज डिसाइड करनी है और इसके लिए हमें आना चाहिए कहां पर, यहां पर, कि क्या किराएदारी कंटिन्यू चल रही थी या नहीं चल रही थी। तो सबसे पहले आप देखो कि क्या इनके बीच में विक्रय करार हुआ था या नहीं हुआ था। वहां से हम क्वेश्चन शुरू करें कि क्या विक्रय करार हुआ था। विक्रय करार हुआ, दोनों पक्षों ने इस बात को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, प्लीडिंग्स पे उसने भी कहा है कि अनरजिस्टर्ड है विक्रय करार, पर विक्रय करार की अनुपालना में कोई अमाउंट पे किया था उसके संबंध में किसी प्रकार का एविडेंस नहीं दिया गया। ठीक है, अच्छा, कुछ इश्यू गायब हो गए हैं, आपने देख ही लिए थे, दोबारा लिखने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा टेक्निकल एरर था और नीचे जो इश्यू लिखे हुए थे वो गायब हो गए। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि क्या विक्रय करार के अनुपालना में मिस्टर श्याम मालिक हैं। मालिक तो सेल एग्रीमेंट करने से कोई मालिक नहीं हो जाता। ठीक है, सेल एग्रीमेंट किस बात का सबूत है कि आप दोनों इस प्रॉपर्टी को एक्सचेंज करने के लिए एग्रीमेंट कर रहे हो। उस एग्रीमेंट को हम जो सेल किया जाना है उसके उस निबंधन होते हैं कि इस अमाउंट पे सेल करेंगे, ये शर्तें होंगी, वो शर्तों को हम सेल एग्रीमेंट के द्वारा लिखते हैं। सेल एग्रीमेंट मालिकाना हक नहीं दिलाता। क्या करता है? सेल एग्रीमेंट आपको ओनर नहीं बनाता। तो सेल एग्रीमेंट से ओनरशिप नहीं आती। दूसरा, सेल एग्रीमेंट से ओनरशिप नहीं आती तो क्या सेल एग्रीमेंट में कोई अमाउंट पे किया था, बिग अमाउंट, तो आपने वो अमाउंट क्यों नहीं मेंशन किया कि कितना अमाउंट था। और अनरजिस्टर्ड वाला तो इशू बाद में सोल्व करेंगे। दूसरा, अगर आप सेल एग्रीमेंट के पार्ट परफॉर्मेंस में पोजीशन बनाए हुए थे, पार्ट परफॉर्मेंस में पोजीशन बनाए हुए थे, सेल एग्रीमेंट कब का है? 2009 का। पार्ट परफॉर्मेंस में पोजीशन बनाए हुए थे तो आपने जुलाई 2011 तक रेंट क्यों पे किया और इस रेंट की रिसिप्ट पी के द्वारा, मतलब जो वादी के द्वारा जमा करा दी गई। तो अब आप तीनों चीजों को, ये पहली बात तो मालिक नहीं है, सेल एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो जाने से कोई किसी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं हो जाता। ठीक है, दूसरी चीज कि भागिक पालन में अगर आप पोजीशन बनाए हुए हो तो आप किराए का भुगतान क्यों कर रहे थे और आपने किराए का भुगतान किया, इसके संबंध में वादी के द्वारा रिसिप्ट पेश की गई है, इसका मतलब आप किराए का भुगतान कर रहे थे। और आपने विक्रय करार को एग्जीक्यूट करवाने के लिए वादी को किसी प्रकार का नोटिस दिया कि आप प्रॉपर्टी हमारे नाम कीजिए या मकान हमारे नाम कीजिए, ऐसा कोई नोटिस दिया। अगर आप विक्रय करार को वाकई में एग्जीक्यूट करवाना चाहते थे तो आप किसी प्रकार का नोटिस देते। आपने 2009 में विक्रय करार किया और अभी तक आपने कोई भी नोटिस नहीं दिया, इसका मतलब आप उस संविदा को, जो सेल एग्रीमेंट है, उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते थे। तो देखो आपका विक्रय करार कहां फेल हो गया कि पहली बात, विक्रय करार हुआ, आपने कोई बड़ा अमाउंट दिया, अमाउंट मेंशन नहीं किया। दूसरा, आप विक्रय करार होने के बाद आपने किसी प्रकार का वादी को नोटिस नहीं दिया कि आप मकान हमारे नाम करवाइए या रिमेनिंग पेमेंट में पे करना चाहता हूं। तो आप सेल एग्रीमेंट का पालन नहीं करना चाहते थे, आप रेडी और विलिंग नहीं थे उस
सेल एग्रीमेंट को परफॉर्मेंस करने के लिए। तीसरा कि अगर आप पार्ट परफॉर्मेंस में उस मकान की पोजीशन लिए हुए थे तो क्या उस पार्ट परफॉर्मेंस 2009 से सेल एग्रीमेंट था और आप कह रहे हो कि 2009 से मैं सेल एग्रीमेंट के बाद से पार्ट परफॉर्मेंस में पोजीशन लिए हुए हूं, तो आप रेंट क्यों पे कर रहे हो 2011 तक, और रेंट की रिसिप्ट वादी के द्वारा प्रस्तुत कर दी जाती है। ये सारी चीजें शो कर रही है कि आप कहीं ना कहीं सेल एग्रीमेंट के आधार पर मकान पर कब्जा करना चाहते हो और सेल एग्रीमेंट आपको पोजीशन नहीं देता। इन चीजों को कि सेल एग्रीमेंट पर वो पोजीशन रखे हुए था या भागिक पालन में पोजीशन रखे हुए था, इसको साबित करने में प्रतिवादी असफल रहेगा। ठीक है, ये सारा एविडेंस आप मेंशन कर दोगे। क्या क्या लिखना है? पहला पॉइंट, सेल एग्रीमेंट से कोई भी मालिकाना हक प्राप्त नहीं कर लेता। सेल एग्रीमेंट में केवल जिन शर्तों पर किसी मकान का सेल किया जाना उनको मेंशन किया जाता है। सेल एग्रीमेंट रजिस्टर होना आवश्यक नहीं है। जब आप वो, मैंने एक इशू और बनाया था ना कि क्या विक्रय करार अस्तांपित होने के कारण साक्ष्य में ग्राह्य है, तो आप रजिस्ट्रेशन एक्ट उठाएं। रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 का जिक्र करें। सेक्शन 17 में अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट एज एविडेंस पेश किए जा सकते हैं, नो इशू। साथ में आप टीपी एक्ट का सेक्शन 54 में जहां सेल एग्रीमेंट को बताया वहां लिखा, कहीं भी मेंशन नहीं किया कि सेल एग्रीमेंट रजिस्टर होना चाहिए, तो बिना रजिस्टर्ड भी एविडेंस में ग्राह्य है। ठीक है, यहां पर आपने चीजें मेंशन करी थी कि विक्रय करार के आधार पर मालिकाना हक प्राप्त नहीं होगा। दूसरा, विक्रय करार करवाने के बाद आपने उस करार की अनुपालना के लिए नोटिस क्यों नहीं दिया कि आप प्रॉपर्टी नाम कीजिए, वादी को नोटिस देना चाहिए, रिमेनिंग अमाउंट पे करना चाहिए, है ना। रेडी और विलिंगनेस आपका कहीं भी शो नहीं होता कि आपने जो सेल एग्रीमेंट किया था, जो वादी भी एक्सेप्ट कर रहा है कि सेल एग्रीमेंट हुआ था, तो उसकी अनुपालना में आपने कोई कार्य नहीं किया। मतलब आप चाहते ही नहीं थी कि वो सेल एग्रीमेंट कंप्लीट हो। ठीक है। तीसरा फैक्ट कि सेल एग्रीमेंट के बाद आप पार्ट परफॉर्मेंस में पालन में अगर पोजीशन रखे हुए हैं उस मकान का, तो आप रेंट क्यों पे कर रहे थे? और रेंट का आपका जुलाई 2011 तक का रेंट पे करने का सबूत वादी के द्वारा पेश कर दिया गया। तो ये इशू साबित करने में फोर्थ वाला प्रतिवादी असफल रहेगा। अब क्या बचा? मामला डिसाइड हो गया कि प्रतिवादी को हमने यहां भी फेल कर दिया, यहां भी फेल कर दिया। वैध नोटिस देने से किराएदारी समाप्त हो जाती है। ऐसा नोटिस बिल्कुल 15 दिन का नोटिस दोगे आप। टीपी 106 में 15 दिन, एक माह दर माह पर किराएदारी है, मंथ बाय मंथ है, तो 15 दिन का नोटिस दिया, उसके बाद किराएदारी समाप्त हो जाएगी। ये आप साबित कर दोगे, कोई इशू नहीं है कि ऐसा नोटिस दिया, नोटिस की अनुपालना में किराएदारी समाप्त होती है। पत्ते के पर्यावसान के लिए 111 में शर्तें कि नोटिस दे के भी पत्ता पर्यावसान किया जा सकता है। 15 दिन पहले का नोटिस 106 का पॉइंट लिख देना। ठीक है। जुलाई 2011 तक किराए का भुगतान किया, रिसिप्ट लगा दो, हाँ भुगतान किया। मैं मालिक और किराएदारी के संबंध समाप्त हो गए हैं। अगर ये भी इशू यही था, मैंने लिखा था, तो समाप्त नहीं हुए, अभी बने हुए हैं। और अगर ऐसे समाप्त होते हैं, देखो कोर्ट तो ये प्रिजम्पशन करके चलता है कि कोई व्यक्ति अगर मकान मालिक किराएदार था तो उसके संबंध लगातार अब भी वैसे ही होंगे। जो व्यक्ति डिनाई करता है कि अब हमारे मकान मालिक और किराएदार के संबंध नहीं रहे, तो वो व्यक्ति आकर कोर्ट में साबित करे कि उनके ऐसे संबंध नहीं रहे हैं। कहाँ पर है ये इंडियन एविडेंस एक्ट में संबंधों की सातत्य की उपधारणा? बताइए, किसी को याद आ रहा है? – 109 में होगा इंडियन एविडेंस एक्ट के कि कोई व्यक्ति ऐसे आपको जिक्र करना होता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 109 कहता है कि इस मामले में अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम मकान मालिक और किराएदार का संबंध नहीं रखते हैं और मैं अब मालिक हो गया हूं, तो कोर्ट तो प्रिजम्पशन करके चलेगा कि आप अगर मालिक और किराएदार के संबंध थे तो संबंध अब भी कंटिन्यू चल रहे होंगे। और अगर जो व्यक्ति इससे डिनाई करता है वो आकर साबित करें, तो 109 की अनुपालना में प्रतिवादी इस चीज को साबित करने में असफल रहा कि अब वो मालिक हो चुका है,
तो अभी भी उनके संबंध कंटिन्यू चल रहे हैं। और ये सारा एविडेंस देने के बाद आप जजमेंट सुना दोगे कि उपरोक्त एक इशू, 2 इशू, 3 इशू ये इसके पक्ष में डिसाइड हुए, ये इशू इसके पक्ष में डिसाइड हुए, और संपूर्ण मामला वादी के पक्ष में डिसाइड होता है और वादी को किराएदारी को समाप्त करके कब्जा दिलाने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादी को समय दिया जाता है कि वो 2 महीने 3 महीने में वादी को कब्जा सौंपे मकान का, ठीक है। और रिमेनिंग अगर किराया वगैरह कुछ मांगा है तो उसका खर्चे के लिए प्रतिवादी दायी होगा, वादी के वाद खर्चे प्रतिवादी पे करेगा, ठीक है। ये आदेश करके डिक्री पर्चा बनाया जाए, ऐसा आदेश कर दो, साइन सील कर दो, लिख दो कि ओपन कोर्ट में जजमेंट सुनाया गया। सिविल मामलों में जजमेंट में इशू ज़्यादा बनते हैं और नेचुरल है कि आप कम से भी कम इशू बनाओगे, 3 से 4 बनेंगे, और हम इनको एक साथ डिसाइड नहीं कर सकते, प्रत्येक इशू को अलग अलग डिसाइड करना होता है, क्योंकि यहाँ भार अलग अलग पर्सन पे होता है। वादी प्रतिवादी हर इशू के अकॉर्डिंग उस पर को प्रूव करने का भार डालते हैं। क्रिमिनल मामलों में आप एक साथ डिसाइड कर सकते हो मामले को, क्योंकि सारा मामला प्रोसिक्यूशन पर डिपेंड करता है। तो ये जजमेंट प्राइमा फेसी आपको देखकर, कुछ चीज़ें देखकर मैंने कहा कि कहाँ एग्जामिनर चाह रहा है कि आप वादी के पक्ष में डिसाइड करो, कहाँ कह रहा है कि प्रतिवादी को, और आपको प्रॉब्लम पढ़ के समझ में आ गई होगी कि किसके पक्ष में डिसाइड करना है। अब आप इसको लिख दोगे, कंक्लूड कर दोगे। जजमेंट लिखना आपको अच्छी तरह से आता है, मुझे नहीं लगता कि कोई इशू है। पहले इशू पर अधिकारिता बता दो कि राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू नहीं होता, इसलिए सिविल न्यायालय को मामले की सुनने की अधिकारिता है। TPA 106 का 15 दिन पूर्व का वैध नोटिस दिया है, तो उसकी अनुपालना में, क्योंकि ये किराएदारी मासिक दर मासिक किराएदारी है, तो समाप्त हो जाएगी। जुलाई 2011 में मिस्टर श्याम ने किराए का भुगतान किया था, तो ऐसी रिसिप्ट पेश कर दो किराए की, और ये मान लिया जाएगा कि किराए का भुगतान किया था। विक्रय करार की अनुपालना में मिस्टर श्याम काबिज थे, इस पर मैंने आपको डिस्कशन करके बता दिया, आप लिख दोगे। और लास्ट वाला इशू था कि क्या विक्रय करार नॉन रजिस्टर या अनस्टाम्पिड होने के कारण एविडेंस में ग्राह्य नहीं है, तो क्लियरली लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 या TPA का सेक्शन 54 में कि विक्रय करार को रजिस्टर कराना आवश्यक नहीं है, ठीक है। और अन्य रिलीफ हमने दे ही दिया। कुछ प्रतिकर भी दिलवाना चाहो तो 1000, 2000, 5000 तक का प्रतिकर आप दिलवा सकते हो, ठीक है। एक सिविल जजमेंट चर्चा किया है, कल एक सिविल ऑर्डर पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। और देखो, आप फॉर्मेट लर्न कर लीजिए। दूसरी चीज़, फॉर्मेट लर्न करने के बाद डायरेक्ट प्रॉब्लम देखिए, इशू बनाए और माइंड में सोचे कि इस इशू को कहाँ डिसाइड करना है। प्रॉब्लम पढ़ते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि मैं वादी के पक्ष में जाऊंगा या प्रतिवादी के पक्ष में। उसके अकॉर्डिंग समय एविडेंस फ्रेम करने, जैसे मुझे यहाँ बिल पेश करना था, क्योंकि मुझे किराएदारी का जुलाई 2011 तक किराएदारी चली थी, तो मुझे शो करना था। और शो करने के लिए मुझे क्या करना आवश्यक था कि मुझे किराएदारी के बिल पेश करने थे, तो मैंने किराएदारी के बिल पेश करके मामले को डिसाइड कर दिया। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया आप लगा लो कि कहाँ मामला डिसाइड करना है। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। और चर्चा करेंगे सिविल जजमेंट, एक सिविल ऑर्डर पे चर्चा करूँगा, 1-2 सिविल जजमेंट और चर्चा करूँगा। मुझे कुछ बच्चों ने भेज भी रखे हैं, मैं उन पर चर्चा करूँगा। अगर और किसी को भी आपत्ति है तो ग्रुप में भेज दे और लिख दे कि ये मुझे डिसाइड करना है या इस जजमेंट में आपको इशू आ रहा है, तो मैं जजमेंट को अपने अकॉर्डिंग करके, देखो जजमेंट जज पे निर्भर करता है कि वो कहाँ डिसाइड करे, वादी प्रतिवादी, पर आपका जो इशू बनना है और एविडेंस का एप्रिसिएशन है वो परफेक्ट होना चाहिए। आप चाहो तो इसको प्रतिवादी के पक्ष में डिसाइड कर सकते हो, पर ये बड़ी अमाउंट की राशि अगर यहाँ 5 लाख लिख के दे देता ना, तो मैं प्रतिवादी के पक्ष में इसको ले जाने का प्रयास करता, पर इसने बड़ी अमाउंट लिख दिया कि एक बड़ी अमाउंट दी है, तो कहीं न कहीं लूप होल छोड़ा है, डिफॉल्ट माना है प्रतिवादी को, तो उसके आधार पर ये मामला वादी के पक्ष में लेके गए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ थोड़ा जजमेंट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।